Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Primer Skills. आज जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट 2 का पार्ट 2 है और इसमें हम इफेक्टिव स्पीच डिलीवरी के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनिट 2 का जो सिलेबस है वो दीज आर द टॉपिक्स और हम यहाँ पे अभी पहले टॉपिक यानी स्पीच डिलीवरी के बारे में बात कर रहे हैं। So before we move further, if you haven't subscribed the channel, make sure that you subscribe the channel. इसके बहुत सारे आपको फायदे हो सकते हैं. All the videos which I'll be posting, they will be notified to you and you will be on track. Okay? And also join our WhatsApp and Telegram group so that you can download the study material well in time. स्पीच डिलीवरी के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं हमने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? वी डिस्कस्ड अबाउट द स्पीच डिलीवरी, व्हाट इज स्पीच डिलीवरी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच डिलीवरी, स्पीच की जो डिलीवरी हम करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ओवरकमिंग एंजाइटी को किस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हैं, उसके काफी सारे मेथड्स हमने वहां पे डिस्कस किए थे। देन सेकंड एस्पेक्ट सेटिंग द टोन एंड देन थर्ड एस्पेक्ट लैंग्वेज एंड स्टाइल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब जो फोर्थ एस्पेक्ट है उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एंड द फोर्थ एस्पेक्ट इज यूजिंग विजुअल एड्स। Okay, so let's go ahead. Visual aids are any audio-visual material that help you reach your speech goals. जब भी कभी आप एक स्पीच डिलीवर करते हैं तो आप हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ऑडियो विजुअल मटेरियल जरूर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं, आप कोई पिक्चर यूज कर सकते हैं, आप कोई म्यूजिक यूज कर सकते हैं। सो दैट कैन बी एनीथिंग, बट एनीथिंग विच इज ऑडियो विजुअल इन टाइप इज नोन एज योर विजुअल एड. Even if you are not required to do so, you may wish to consider incorporating them in your presentation. ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही हो। कभी कभी ऐसा होता है, आपको लगता है कि भाई कोई जरूरत नहीं है, बिना इसके भी काम चल जाएगा। काम चलना इट्स ओके, लेकिन आपके ऑडियो विजुअल्स अगर आप उसमें इंक्लूड करते हैं देन दैट विल ऑलवेज गिव एक्स्ट्रा बेनिफिट टू योर स्पीच डिलीवरी. Some of the most common kind of visual aids are video clips, photographs, pictures, graphs, charts, models, audio clips and PowerPoint slides. So these are some of the visual aids which you can utilize while delivering the presentation or delivering the speech. To introduce your visual aid during your presentation, follow these general 3 tips. ये 3 tips हैं जो आपको follow करने चाहिए जब भी कभी आप अपनी presentation में या speech में visual aids को introduce कर रहे हैं. Number 1, introduce the visual aid to your audience by explaining what they will see. सबसे पहले ये एक्सप्लेन कीजिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके विजुअल एड में क्या देखने वाले हैं, उनको क्या देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, डोंट कीप देम एक्सपेक्टिंग और डोंट कीप देम जस्ट स्पेक्युलेटिंग। सो मेक श्योर कि आप उनको पहले से बता दें। नंबर 2, point to the parts of the visual aid that you want them to focus on. आप कौन से पार्ट के ऊपर, किस पार्ट के ऊपर आप फोकस कराना चाहते हैं अपने ऑडियंस को। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है या फिर आपका जो ऑडियो विजुअल है उसमें काफी सारी चीजें हों, लेकिन आप किसी एक ही चीज के ऊपर फोकस कराना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप उनकी फोकस को बिल्कुल करेक्ट रखें। नंबर 3, reaffirm the major point of the visual aid, thus pointing the audience to the conclusion you want them to draw. यानी एंड में आपको एक काम और करना है, आपको रीअफर्म करना है कि जो भी जिस पार्ट के ऊपर भी आप फोकस करना चाहते हैं उसको दोबारा से बताइए। कभी कभी क्या होता है कि आपने जिसमें वो पॉइंट बोला, ऑडियंस या कोई भी एक व्यक्ति जो है वो कहीं और बात कर रहा था या ही वाज नॉट एक्चुअली फोकस्ड एंड ही मिस्ड द पॉइंट, और जब वो मिस कर देगा पॉइंट को तो आगे का सारा जो भी आपका स्पीच रहेगा दैट विल गो इन वेन. सो मेक श्योर दैट यू आर रीअफर्मिंग द फोकस पॉइंट और द फोकल पॉइंट. In a sense, use of visual aids is a microcosm of your overall speech. That is, it has an introduction, a body and a conclusion. So, आपका visual aid का खुद का एक proper body, एक introduction और एक proper conclusion होता है. ठीक है? अच्छा, ये creating an impactful presentation के नाम से मैं एक अलग से एक वीडियो भी आपके लिए क्रिएट करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी presentations को effective बना सकते हैं, कैसे आप अच्छी presentations को डिजाइन कर सकते हैं, and how exactly you can deliver the impactful presentation. So I'll be creating a separate lecture, so stay tuned, subscribe the channel and you will definitely get the link of it. General guidelines to handling the visual aids effectively. If you really want to handle the visual aids effectively, you need to make sure that you keep in mind the following points. Number 1, prepare your visual aids in advance. जो भी आप visual aid आप उसके अंदर include करना चाहते हैं, आप उनको पहले से prepare करके रखिएगा so that you can practice on them and can be well prepared. Always remember, if you are using a visual aid and if you are not prepared on it, you are not comfortable with it, you will not be able to present it in a proper way. Number 2, use visual aids
that are easy to see. Use high quality, transparent and big size images so that they are easily and clearly visible. कभी भी बहुत ही छोटी या फिर लो क्वालिटी इमेजेस को आप यूज मत कीजिए, कभी भी इस तरह की इमेजेस या इस तरह के विजुअल एड्स को यूज मत कीजिए जो बहुत क्लियर ना हो, बहुत अच्छी क्वालिटी के ना हो। अच्छी क्वालिटी का ही यूज किया जाना चाहिए जिससे कि आपका विजुअल एड एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सके। नंबर 3, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग योर स्पीच। अब मान लीजिए कि आपने एक ऑडियो क्लिप अपने जो प्रेजेंटेशन है उसमें इंक्लूड किया हुआ है, बट आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपका जो पोडियम है वहां पे आपका कोई स्पीकर ही मौजूद नहीं है, देन इट विल क्रिएट अ बैड इम्पैक्ट एंड इट विल एक्चुअली हैम्पर द परफॉर्मेंस ऑफ योर स्पीच। सो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड एंड ऑल द टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर योर स्पीच। नंबर 4, प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल टेक्नोलॉजी फेलियर। समटाइम्स इट हैपेंस कि भाई आपके पास एक लैपटॉप है, आप अपना लैपटॉप लेके गए प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए, लेकिन जब आप वहां पे गए तो आपका लैपटॉप जो है वो वहां के प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? या तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन ड्रॉप करनी पड़ेगी एंड दैट वुड बी अ मैसिव फेलियर। So make sure you always have a plan B. It means either you have a friend ready for lending you the laptop for some time, or maybe you can just connect with any of the organizer of the event so that you can contact them and you can borrow their laptops in order to deliver your presentation. Make sure you have the plan B, okay? Because these technology failure you cannot avoid, not all of them. Be sure to practice with the visual aids. एंड देन आपकी जो विजुअल एड है उनके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए जब आप प्रेजेंटेशन पे हैं। देखिए, जब आप प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं या फिर कोई भी आप एक ऐसा ऑडियो विजुअल एड जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा उसके साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वरना कभी कभी ऐसा होगा कि आप केवल प्रेजेंटेशन को ही देखते जा रहे हैं और ऑडियंस के साथ आपका आई कांटेक्ट टूट गया है। सो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग विद विजुअल एड सो दैट यू आर प्रेजेंटिंग देम वेरी इफेक्टिवली। Be sure that you are speaking to the audience and maintaining eye contact with them. भले ही आप कितना भी ऑडियो विजुअल मटेरियल वहां पे इसके लिए वैसे तो ज्यादा यूज करना ही नहीं है, दैट शुड बी वेरी लिमिटेड एंड वेरी कंट्रोल्ड वन, बट इफ यू आर यूजिंग ऑडियो विजुअल मटेरियल यू आर मोस्ट प्रोबेबली प्रोन टू लुक एट द ऑडियो विजुअल और यू कैन से द प्रेजेंटेशन. Do not do that, okay? So what do you need to do? Look at the audience, make an eye contact, but refer to the audio visual material. Explain your visual aid to your audience. Always explain. Do not expect them to understand each and everything. आपने जिस mindset के साथ अपना audio visual material बनाया है, आपके जो audience होंगे वो हो सकता है उस mindset में ना हो, वो उतने फोकस्ड ना हो। तो कभी कभी नहीं, मेरे हिसाब से तो आपको हमेशा अपने ऑडियो विजुअल मटेरियल को, जो भी पिक्चर, जो भी इन्फोग्राफिक्स, जो भी चीज आप अपने विजुअल्स में दिखा रहे हैं, मेक श्योर यू आर एक्सप्लेनिंग दैम सो दैट योर ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड द सिमिलर वे or you can say the same way with which you design that specific material. Okay? No matter how dynamic your personality, if your visual aids are not well organized, prepared and executed effectively, you can lose your audience interest. आपके visual aid कितने भी dynamic हो, आपकी visual aid जो है, आपकी personality कितनी भी अच्छी हो, आप कितने भी अच्छे से present करना जानते हो, लेकिन अगर आपके visual aids अच्छे तरीके से organized नहीं है, prepared नहीं है और उनको proper तरीके से deliver आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने audience के interest को lose कर जाएंगे और आपकी audience आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे. Using visual aids that are effectively incorporated will give you confidence in your presentation. Point is well understood. If you have prepared an engaging introduction and clearly organized body with a strong conclusion, all tied together with the artful use of signpost and visual aids, you will have laid the foundation of a successful speech. 3 इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको यहाँ पे याद रखनी है. पहली बात, आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पैक्टफुल होना चाहिए. नंबर 2, आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए. और नंबर 3, आपका जो कंक्लूजन है दैट शुड बी एब्सोल्युटली परफेक्ट. ओके, एंड ऑल दीज थिंग्स शुड बी कोहेरेंट. these 3 things should be coherent with each other, right? The fifth key aspect in speech delivery is keep track of time. So what is keeping track of time? Many public speakers experience the relative nature of time. For example, speakers feel that they have not spoken for a very long time while their audience wonder whether their speech will ever end. जब कभी भी हम स्पीच डिलीवर करते हैं तो हमें टाइम का अंदाजा नहीं लग पाता. हमें या तो ये लगता है, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आपको ये लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा देर से बोल रहा हूँ, ठीक है, जबकि आप बहुत थोड़ा बोले, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे अभी तो मैंने बहुत थोड़ा सा बोला है, जबकि ऑडियंस को लग रहा है कि यार 1 घंटा हो गया, पता नहीं कब इसकी स्पीच खत्म होगी.
ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप प्रैक्टिस करें टाइम ट्रैकिंग के साथ। आप अपनी स्टॉप वॉच लीजिए एंड देन प्रैक्टिस योर प्रेजेंटेशन, एंड इफ यू आर गोइंग अबव और बिलो, मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली मेकिंग द रिक्वायर्ड करेक्शंस. So knowing how long to speak is an important aspect of the art of public speaking. कितनी देर तक बोलना है ये सबसे important aspect होता है, because time is a very very important aspect in anywhere. So make sure that you are actually taking care of that. The length of any speech should be guided not only by audience expectations and context, but also by the content as well. आपकी जो टाइम की लिमिट है वो कैसे आप डिसाइड करेंगे? आपको कैसे पता है कि आपकी स्पीच जो है वो 15 मिनट चलनी चाहिए या 20 मिनट चलनी चाहिए? उसके लिए आपको 3 फैक्टर्स याद रखने हैं. नंबर 1, ऑडियंस एक्सपेक्टेशन. आपको ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन, अगर आप ऑडियंस की जगह होते तो आप कितनी देर तक इस चीज को सुन पाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए. नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट क्या है, जहां पे आप बोल रहे हैं वहां पे आपको कितना टाइम अलॉट किया गया है. अगर आपको 10 मिनट्स अलॉट किए गए, यू कांट टेक 11, यू कांट टेक 9. ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली taking only that much time, accurately that much time which is given to you. And your content, आपका जो content है उसको आप कितने amount of time में या फिर कितने duration of time में आप उसको properly deliver कर सकते हैं. ठीक है, ये तीनों चीजें जो होती हैं ये आपके टाइम को ट्रैक करने में आपकी मदद करते हैं. On the one hand, if the speech is significantly longer than expected, your audience may become restless, impatient and even hostile. अगर आपकी स्पीच एक रिक्वायर्ड टाइम से ज्यादा लंबी है तो आपके जो ऑडियंस है दे विल फील हॉस्टाइल, इम्पेशेंट एंड रेस्टलेस. वो बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करेंगे. On the other hand, if your speech is significantly shorter than the time expected, your audience may leave feeling disappointed or shortchanged. यानी अगर आपकी स्पीच छोटी है तब भी आपकी जो ऑडियंस है, हो सकता है कि आपके ऑडियंस में कोई एक बंदा हो जो बहुत दूर से आपको सुनने के लिए आया हो, और अगर आपने बहुत थोड़ा सा कंटेंट वहां पर डिलीवर किया है, then that person will be disappointed. So make sure that you are actually keeping the time accurate. One way to make sure you comply is to time yourself when you practice your speech. Make sure that whenever you are practicing, you are timing yourself. You are actually practicing with a stopwatch, putting the exact time. Suppose you need to just deliver your speech within 15 minutes. So make sure you are putting 14 minutes of stopwatch, so that 1 minute can be for some extra arrangement. कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपकी स्पीच पूरी तरीके से आपको थोड़ा सा डिब्रीफ करना है, या फिर आप थोड़ा सा कम रह गए, या आप थोड़ा सा ज्यादा जा रहे हैं, तो आप उस 1 मिनट को वहां पे कॉम्पनसेट कर सकते हैं. तो 1 मिनट का टाइम अपने लिए लेके चलेगा, बट टाइम योरसेल्फ एंड ओनली देन you just practice your speech. Once again, if you have not subscribed the channel, make sure that you subscribe it right now so that you can keep on getting the notifications. I keep on reminding you guys because generally people don't subscribe, they forget it. I don't blame them. It's very much okay to just go according to the syllabus and according to the flow. But if you subscribe it, it would be very beneficial for you and it would be a motivation for me also. So the sixth aspect of speech delivery is choosing the delivery method. सो हमारा डिलीवरी का मेथड क्या होना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखिए, 3 जनरली मेथड्स होते हैं स्पीच को डिलीवर करने की. पहला मेथड होता है मैन्युस्क्रिप्ट मेथड. ठीक है, दूसरा मेथड होता है एक्सटेम्पोरेनियस मेथड, और तीसरा मेथड होता है आपका इम्प्रॉम्प्टू मेथड. इम्प्रॉम्प्टू के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच वगैरह. तो आइए इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट और जो आपका एक्सटेम्पोरेनियस और इम्प्रॉम्प्टू, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्प्रॉम्प्टू स्पीच की. इम्प्रॉम्प्टू स्पीच क्या होती है? अ स्पीच दैट इज डिलीवर्ड विद नो और वेरी लिटिल प्रिपरेशन. अब ऐसा मान के चलिए कि आप ऑडियंस में बैठे हुए हैं, अचानक से आपको जो पोडियम पे जो भी आपका एंकर है या जो भी आपका एमसी है, वो बेसिकली उसने आपका नाम लिया और आपको एकदम से स्टेज पे बुला लिया. आपको नहीं पता है कि क्या बोलना है, आपको नहीं पता है कि टॉपिक क्या है. जब आपको स्टेज पे बुला लिया गया, उसी समय आपको एक टॉपिक दिया गया और आपसे आपके व्यूज मांगे गए. अब यहाँ पे जो भी आप बोलेंगे, जहां पे आपने बिल्कुल भी कोई प्रिपरेशन नहीं की है, ऐसी स्पीच को या ऐसी स्पीकिंग को हम इम्प्रॉम्प्टू स्पीच बोलते हैं. ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू मतलब जो एकदम से आपको प्रॉम्प्ट आए और आपको एकदम से, मतलब एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस तरीके से आपको वहां पे बोलना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं होती है. Impromptu speeches are spontaneous in nature and require good command over language and other linguistic aspects. अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर अच्छी कमांड नहीं है तो आप impromptu speaking में you can feel a little bit stuck. You can rather, I should say, you can feel very much stuck, क्योंकि लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है. अदर लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट जैसे कि आपका पावर पॉजेज, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपकी टोन, आपका इंटोनेशन पैटर्न, ये सब चीजें भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है.
This type of speech is often difficult for a beginning speaker, but if proper methodology is applied, impromptu speaking can be aced. जब कभी भी किसी बिगनर या कोई व्यक्ति जो है जो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उससे अगर आप इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलेंगे, दैट पर्सन विल बी स्केयर्ड, ओके, बिकॉज इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग बहुत जल्दी से इसमें कंफर्टेबल नहीं हुआ जाता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो हमेशा आपको एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, या फिर जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो भी बेसिकली इन मेथड्स का यूज करते हैं इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग में बोलने के लिए। ठीक है, तो कौन से वो मेथड्स होते हैं अभी उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो इम्प्रॉम्प्टू स्पीच है उसके मेथड्स कौन कौन से हैं। तो आइए, सबसे पहला जो मेथड है वो है स्ट्रक्चर योर स्पीच। आपको अपनी स्पीच को स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है। जब भी कभी आप इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग सेशन में होते हैं तो सबसे बड़ी गलती जो लोगों में होती है, वो लोगों के द्वारा जो की जाती है, वो होती है कि वो अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। उनको यही नहीं पता लगता कि शुरुआत कहाँ से करनी है, मिडिल में क्या आना है, यानी इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, बॉडी क्या होनी चाहिए और कंक्लूजन क्या होनी चाहिए। और गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि बहुत थोड़ा सा टाइम होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स को मेमोराइज करना होता है। कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, जिससे कि हम एकदम से कभी भी हमें हमें बोलना पड़े तो हम एकदम से वहां पे बोल पाए। ठीक है, सो आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ योर स्पीच। वन ऑफ द रिस्क ऑफ इम्प्रॉम्प्टू स्पीच इज टू रैम्बल। रैम्बल का मतलब खो जाना, इधर उधर हो जाना। आपके थॉट्स जो है वो स्कैटर्ड है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है। ऐसी सिचुएशन सबके साथ आती है। अगर आप पहली बार इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं या फिर आप पहली बार इम्प्रॉम्प्टू तरीके से बोल रहे हैं, देन इट विल बी always the case with you, right? It happens with me, it happens with all the people, it happens with all the experienced speakers out there. The best way to speak impromptu is to speak as per pre-structured formula। जो मैंने अभी बताया, आपको कुछ pre-structured formula अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे जिससे कि आप एकदम से फ्लो में बोल सकें। This will help your mind relax so you can work on the delivery rather than trying to think about what to say or structure your speech on the fly। सो अगर आपके दिमाग में पहले से प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होगी तो आप केवल डिलीवरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट को आप प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर के हिसाब से सीधे सीधे ऑर्गेनाइज करते चले जाएगा। ठीक है, दिस विल हेल्प ऑर्गेनाइज योर थॉट्स इनटू स्ट्रक्चर दैट विल माइंड is already familiar with and will make it much easier for you to deliver the coherent speech which is easy for your audience to follow। So remember this thing, ये जो प्री स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला जो मैं अब आपको देने वाला हूँ, these are very very important और जनरली हर कोई इनको नहीं बताता है। रीजन बीइंग कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि नॉट ओनली फॉर द थ्योरेटिकल मैटर फॉर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑल्सो। अगर आप कहीं पे स्पीच डिलीवरी करने जा रहे हैं या फिर आपको इम्प्रॉम्प्टू स्पीच यहाँ पे डिलीवर करना है, मेक श्योर दैट यू कीप दीज pre-defined structures in mind so that you can actually go ahead with communicating impromptu। So what are these pre-defined structures? 3 T's: prep, PCR, STAR, FAT, PPF, CERB, DER, pop beans and spaltry। अब ये क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे हो सकता है कि आप लग रहे हो इस समय, बट डोंट वरी, हम एक एक करके इनको बताते हैं। बहुत ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे बट आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 T's की। 3 T's मतलब यहाँ पे 3 T। जब भी कभी आप अपने इम्प्रॉम्प्टू, आपको एकदम से कोई बुला ले अगर किसी टॉपिक पे बोलने के लिए, तो आपको केवल 3 T याद रखने हैं। इनमें से कोई भी एक मेथड आप एक बार में यूज करेंगे, सारों को एक साथ यूज करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 T's चूज किया। 3 T's में आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पीच को 3 पार्ट में स्ट्रक्चर करना है। नंबर 1, टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम। उनको ये बताइए कि आप किस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देन टेल देम, जब आपने ये बता दिया कि आप किस बारे में बात करने वाले हैं, अब उनको एक्चुअल में बताइए जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कीजिए कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए जो भी आपका मेन कंटेंट है। एंड देन नंबर C और द थर्ड पार्ट इज टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम एंड फाइनली कंक्लूड इट। फाइनली कंक्लूडेड, जो भी आपने बताया उसको कंक्लूड कीजिएगा। तो 3 T's ये बताता है कि पहले, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में उनको बताइएगा टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम। सेकंड पार्ट में उनको बताइएगा जो आपका मेजर कंटेंट है, जो आप बताना चाहते हैं। एंड नंबर 3, टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम। थर्ड पार्ट में आप उसको कंक्लूड कीजिए। इसी तरीके से दूसरा मेथड है हमारा PREP। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसका मेन जो ये एक एक्रोनियम है जिसका मतलब होता है पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल एंड पॉइंट। पॉइंट का मतलब किसी एक
किसी भी एक टॉपिक की तरफ सबसे पहले पॉइंट कीजिएगा, यानी उसको इंट्रोड्यूस कीजिएगा, आप किस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। देन गिव द रीजन व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट दैट टॉपिक, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। देन गिव एग्जांपल्स एंड देन फाइनली पॉइंट अगेन कि मैंने इस पॉइंट के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कशन की। दिस इज कॉल्ड प्रैप टेक्निक। Then comes your STAR method. STAR is a very important methods in a behavioral interview type questions, जिसके बारे में हम फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। और हाँ, दूसरी बात, इफेक्टिव इम्प्रॉम्प्टू टॉक्स के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो सीरीज क्रिएट करूंगा। Do subscribe the channel. You will get notified whenever these type of videos are being uploaded. So STAR का मतलब क्या होता है? सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। किसी एक सिचुएशन के बारे में बात कीजिएगा, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ की हो सकती है, जो भी आपको टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड। उस सिचुएशन में टास्क आपके सामने या फिर आपके सामने चैलेंजेस क्या थे, नंबर 3 आपने उसमें क्या एक्शंस लिए, और देन फाइनली आपके क्या रिजल्ट्स आए, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। नंबर 4 मेथड इज FAT, फीलिंग, एनेक्डोट, टाई बैक। फीलिंग का मतलब आप इस टॉपिक के बारे में कैसा महसूस करते हैं, एनेक्डोट मतलब कोई भी एक स्टोरी वहां पे आप सुनाइएगा, एंड देन टाई बैक का मतलब उस स्टोरी को अपनी फीलिंग्स के साथ अटैच कर दीजिएगा। ठीक है। Then comes your PPF. PPF means past, present and future. सबसे पहले पास्ट के बारे में बताइएगा कि पास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या हुआ करता था, आज प्रेजेंट में क्या होता है, एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है। दिस कैन ऑल्सो स्ट्रक्चर योर स्पीच। Then comes your CERB, causes, effects, remedy and benefit. आपके अगर कोई प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है या किसी प्रॉब्लम्स के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको जो टॉपिक मिला वो प्रॉब्लम है कोई, तो आप उस प्रॉब्लम के कॉजेज के बारे में बताइएगा, उस प्रॉब्लम के इफेक्ट्स के बारे में बताइएगा, देन उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में आप बात कीजिएगा, एंड देन फाइनली बेनिफिट्स के बारे में आप बात कीजिएगा, उस सॉल्यूशन के बेनिफिट्स के बारे में। ठीक है। इसी तरीके से आप जो 7th स्ट्रक्चर है वो आप यूज कर सकते हैं, BER, बिफोर द इवेंट एंड द रिजल्ट। बिफोर का मतलब जो मेजर इवेंट है उस इवेंट से पहले क्या हुआ, मेजर इवेंट क्या है B, एंड C उस मेजर इवेंट का रिजल्ट क्या है। देन 8th स्ट्रक्चर कैन बी PCR, प्रोज, कॉन्स, रिकमेंडेशन। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और आपकी रिकमेंडेशन क्या है। देन पॉप बीन्स, जब आपकी स्पीच को आपको थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर करना हो, यानी आपको एक लंबी सी स्पीच देना चाहते हैं, देन यू कैन टॉक अबाउट पॉप बीन्स। पॉप मीन्स कोई भी रैंडम टॉपिक, अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जनरली मिला है तो उस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं पॉप बीन। फॉर एग्जांपल आप पर्सन के बारे में बात कीजिएगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको टॉपिक मिला ऑरेंज। अब उस ऑरेंज एक कितना एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, आप इसके बारे में कैसे बात करेंगे, तो आप सबसे पहले पर्सन के बारे में बात कीजिएगा। पर्सन मतलब ऑरेंज कलर लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इसको फीलिंग से जोड़ सकते हैं। नेशनैलिटी, ऑरेंज इज और यू कैन से सैफरन कलर इज बेसिकली द पार्ट ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, and this is somehow related to the Indian national integration. Again, you can talk about object. It means you can talk about fruit. You can talk about some other orange objects. You can talk about places. Orange is a city also. You can talk about belief. Belief मतलब orange से लोग क्या समझते हैं? For example, if you talk about the like Hindu religion, in Hindu religion, orange is considered to be very sacred color because it is the color of Hanuman ji. राइट। इन द सेम वे यू टॉक अबाउट इवेंट्स, ऑरेंज से आपको किस इवेंट्स के बारे में याद आता है, ऑरेंज से आपको किस एक्शंस के बारे में याद आता है। ठीक है। ऑरेंज इज अ कलर ऑफ वैलोर, because if you have seen the movie Kesariya, then orange is a color which is very much you can say respected over there and which has been very much demonstrated. Nature, ऑरेंज कलर का नेचुरल एस्पेक्ट क्या है, ऑरेंज कलर का साइंस में एस्पेक्ट क्या है, so you can just talk about all of them. Okay, but again let's understand, केवल इन टेक्निक्स को समझने से आप इम्प्रॉम्प्टू स्पीच में स्किल्ड नहीं हो जाएंगे। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच में स्किल्ड होने के लिए आपको इन टेक्निक्स को यूज करके यू विल हैव टू प्रैक्टिस देम, ओनली देन यू विल बिकम फ्लुएंट। देन 10th मेथड इज स्पैल्ट्री। स्पैल्ट्री मतलब ये भी बिल्कुल पॉप बीन्स की तरह ही है, जब आप थोड़ा सा सोशल टॉपिक या किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, अगेन जो एब्स्ट्रैक्ट हो या फिर जिसके बारे में आपको बहुत सारे थॉट्स ना आ रहे हो, देन यू कैन टॉक अबाउट सोशल, यू कैन टॉक अबाउट पॉलिटिकल एस्पेक्ट, यू कैन टॉक अबाउट हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल एस्पेक्ट, यू कैन टॉक अबाउट लीगल एस्पेक्ट, हाइजीन, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, रिलीजन एंड इंटरनेशनल। जो पॉलिटिशियंस होते हैं जनरली वो स्पेल्ट्री मेथड का ही यूज करते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो स्पेल्ट्री मेथड का यूज करते हैं अपनी स्पीच को स्ट्रक्चर करने के लिए। ठीक है। So these were the methods which you can utilize to structure or pre-structure your speech so that you can speak impromptu. इम्प्रॉम्प्टू स्पीच को देते टाइम आपको कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है। नंबर 1, डोंट एम फॉर परफेक्शन। कभी भी परफेक्शन को अचीव करने की कोशिश मत कीजिएगा। नोबडी इज परफेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज इफ यू ट्राई टू बी परफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल एंड अप डूइंग नथिंग। बहुत सारे लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं कि जब मैं बहुत परफेक्ट बोलने लगूंगा तभी मैं लोगों के सामने बोलूंगा, वो मौका कभी नहीं आएगा। परफेक्शन इज अ जर्नी।
keep doing it and you will get perfect gradually. Okay, so perfection is a journey. There is no specific event जहां पे आप अपने आप को बोल सकते हैं कि now I am perfect. No, that's not going to happen. Number two, use meaningful pauses. Do not speak very very speedingly or very rapidly. If you keep on speaking very rapidly, it shows two things. Number one, यू आर फीलिंग नर्वस, बिकॉज जब आप नर्वस होते हैं या फिर जब आप एंक्शियस होते हैं तो आपकी जो रेट ऑफ कम्युनिकेशन है या रेट ऑफ स्पीकिंग है वो अपने आप से बढ़ जाता है. तो मेक श्योर दैट यू आर स्पीकिंग स्लो, यू आर स्पीकिंग विद पॉजेज. Pauses are very important aspect of anybody's communication. Number three is focus on your audience. Whatever you are speaking, that should always target your audience. आपके audience के ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं. ये नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं ऑडियंस तो सुन ही लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है. ऑडियंस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी. And then remember KISS, keep it short and simple. Whatever you are speaking, it should be short and it should be simple. And then practice at least 10 times. Before you delivering your communication, before you delivering your speech, always prepare 10 times. Yes, in case of impromptu speaking, it's not possible. I can understand. So this point is not very much relevant here. But again, if you're just delivering any other type of a speech, you will have to prepare for that. Record, analyze and improve. Again, this point is also not relevant in impromptu speaking, but again what I'm saying is ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको तभी जब आप impromptu speech की प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते तो आप कैसे उसके प्रिपेयर करेंगे. You will have to find yourself some opportunities to speak impromptu. And how can it be possible? You can do it yourself. Pick out any topic from internet. There are very a lot of websites which can generate random topics. Pick out the random topic, speak about it, record yourself and then analyze yourself. So impromptu speech की practice के लिए you will have to record yourself and you will have to be your own judge or you will have to be your own critical evaluator. Next, number two is this extempore speech. Extempore क्या होता है? A speech that is written ahead of time but only in outline form. अब क्या होता है कि कुछ speeches जो होती हैं वो केवल outline form में लिखी जाती है कि आपको next half an hour you will have to talk about how to study effectively or how to manage your time effectively. So there are some, suppose like 10 points. So you will write down those 10 points and now when you are there on the stage, you will read one point, it will give you some idea and you will speak that idea. Okay, so outline form में केवल आपकी स्पीच जो है वो लिखी जाती है. तो it can be a card or it can be just one piece of paper जिसमें कि आपने वो सारी चीजें लिखी हुई है. Extemporaneous speaking is a presentation of carefully planned and rehearsed speech spoken in a conversational manner using various brief notes. जो भी आप एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच देते हैं उसमें हमेशा क्या होता है कि वो प्रॉपरली प्लान्ड होती है, पहली बात. तो दूसरी बात, वो एक प्रॉपरली रिहर्स्ड स्पीच होती है और एक कॉन्वर्सेशनल टोन में उसको डिलीवर किया जाता है, जैसे कि आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो किसी से. By using notes rather than a full manuscript, the extemporaneous speaker can establish and maintain eye contact with the audience and assesses how well they are understanding the speech as it progresses. जो आपकी ये जो क्या कहते हैं एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच होती है, इसमें आप जब पॉइंट पढ़ रहे होंगे तभी आप पेपर पे या पॉइंट पे देख रहे होते हैं या पेपर पे या कार्ड पे देख रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू वुड बी लुकिंग एट द ऑडियंस. अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक स्पीच देते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके जो पोडियम है उस पर एक छोटा सा कार्ड या उनके उस पर पेपर जरूर रखा होता है, उस पर कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं जो की पॉइंट्स होते हैं जो कि उनको डिस्कस करने हैं. But he doesn't keep on looking at that paper only, right? He looks at that paper in order to find out, okay, what should be the next point. And as soon as he grabs the point, he again look at the audience and he talks in a conversational manner for next 15 minutes. This is called the extemporaneous method. यानी आपने पॉइंट पढ़ लिया, अब आपको पता है कि आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करना है, बट डिस्कशन विल बी योर्स, एंटायरली योर्स एंड इन अ कॉन्वर्सेशनल टोन. ओके. The speaker in extemporaneous speech is perceived as a knowledgeable and credible. जो extemporaneous speech व्यक्ति डिलीवर कर रहा होता है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी पॉइंट उसने पढ़ा है उस पॉइंट के बारे में वो अच्छे तरीके से कन्वर्स कर पाए, तो वो व्यक्ति जो होता है वो काफी नॉलेजेबल और क्रेडिबल माना जाता है. The audience is likely to pay better attention to the message because it is engaging both verbally and non-verbally. इस तरह की कम्युनिकेशन में स्पीकर क्योंकि काफी हद तक वर्बल नॉन वर्बल दोनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाता है, तो extemporaneous speeches are always considered to be the best part. The disadvantage of extemporaneous speaking is that it requires a great deal of preparation for both the verbal and non-verbal components of speech. Again, remember, practice is the key essence or a secret sauce of every performance.
If you are not coming up with the practice, believe me, your performance is not going to be marvelous. If you really want to make your performance a very much sterling, make sure that you are actually practicing it as much as possible. ओके, सो यहाँ पे भी एक्सटेम्पोरेनियस स्पीकिंग में भी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कंपोनेंट के लिए आपको स्पीच को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. अनदर वेरिएंट ऑफ एक्सटेम्पोररी स्पीच इज मेमोराइज्ड स्पीच. अच्छा, जो एक्सटेम्पोररी स्पीच होती है, कुछ लोग एक्सटेम्पोररी स्पीच की जगह मेमोराइज्ड स्पीच भी देते हैं. अब ये मेमोराइज्ड स्पीच थोड़ा सा और हायर वर्जन होता है. यहाँ पे आप जो आउटलाइंस है वो भी यूज नहीं करते. यहाँ पे आप कोई पेपर, कोई कार्ड यूज नहीं करेंगे. एवरीथिंग इज मेमोराइज्ड. ओके, सो एंटायर स्पीच इज डिलीवर्ड फ्रॉम मेमोरी. This becomes a little bit difficult and sometimes it becomes robotic also, क्योंकि आप हमेशा मेमोरी पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि कहीं मैं ये भूल ना जाऊं. आपको हमेशा एक डर लगा रहेगा कि कहीं ये सेंटेंस ना छूट जाए, कहीं ये ना छूट जाए. अगर ऐसे कोई पॉइंट्स छूटते हैं तो आपकी जो स्पीच का फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. उस सिचुएशन में यू स्टार्ट फीलिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. So if you are okay with memorized speech, it's absolutely okay. But this stage comes after a very long time, जब आप काफी अच्छे seasoned speaker हो चुके हैं. For example, TED Talks आपने देखी होंगी. TED Talk में generally जितने भी speakers होते हैं, they are very much using the memorized speech. Memorized speech का एक सबसे important जो तरीका होता है वो होता है एक्सट्रीम प्रैक्टिस. एक्सट्रीम प्रैक्टिस का मतलब एक टेड टॉकर जो होता है, एक अच्छा टेड टॉकर, किसी भी एक टेड टॉकर की अगर आप वो इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टेड टॉकर्स जो होते हैं वो 90 to 100 टाइम्स तक अपनी स्पीच को रिहर्स करते हैं. सो प्रैक्टिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मेमोराइज्ड और एक्सटेम्पोररी स्पीच. नेक्स्ट इज मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच. जैसा कि नाम से क्लियर है, मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच का मतलब होता है कि जब आप वर्ड टू वर्ड पेपर से किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं. ऐसी स्पीचेस जनरली मोस्ट प्रोफेशनल डिप्लोमेटिक केसेस में यूज की जाती हैं जहां पे यू कैन नॉट अफोर्ड टू कमिट अ मिस्टेक. वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना है, तो ऐसी सिचुएशन, फॉर एग्जांपल आपका अगर प्रेसिडेंशियल कोई स्पीच हो रही है, प्रेसिडेंट कोई स्पीच दे रहे हैं, उस सिचुएशन में एक एक वर्ड बड़ा छांट के, बड़ा सेलेक्ट करके उसमें यूज किया जाता है. So you cannot afford to miss any word. So that's why you are using the manuscript speech. So manuscript का मतलब है कि आप सब कुछ पेपर पे से पढ़ के ही बोल रहे हैं. यहाँ पे एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि your eye contact is totally missing. Most of the time, 99% of cases your eye contact is missing because you would be looking into the paper while reading out or while actually communicating. Getting my point? So next, go to the major disadvantages of manuscript speeches are an uninteresting and ineffective way to present. ये एक uninteresting और ineffective way होता है because it's not engaging. Requires a lot of rehearsal. Lot of rehearsal क्यों? जब आप कहीं से पढ़ते हैं then your voice becomes monotonous. So in order to make it less robotic, in order to make it more dynamic, you need to practice a lot. And number 3, it has a lack of contact, eye contact. Eye contact बिल्कुल भी नहीं होता है. Manuscript speech is generally used by politicians, celebrities and newsreaders. Number 7, the seventh key aspect in speech delivery is projecting persona. What is persona? Your persona, which includes your personality, is the image you want to convey. Now try to understand. जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो आप एक बहुत ही जॉली पर्सन होते हैं. जॉली मतलब यू आर लाफिंग, यू आर डूइंग कॉमेडी, यू आर मेकिंग फेसेस, यू आर रनिंग, यू आर जंपिंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग. सो दैट इज अ डिफरेंट पर्सोना. बट अगर आप अपने ऑफिस में हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं, वहां पे आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट होगी. तो इसका क्या मतलब है? आप इन दोनों में से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक्चुअल में आप दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं. पर्सनालिटी जो होती है वो आपकी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो इनहेरेंट है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते. बट पर्सोना जो होता है वो टाइम टू टाइम, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट एंड प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है. Persona is that part of your image which you are reflecting through your communication. When you are delivering a speech in a professional event, you are actually sending out a persona which is very professional. And when you are talking to the people in your family, in that case, you are projecting a persona which is very much comfortable, warm, and very much easy to talk. So persona is the part of your personality which you are reflecting or which you are projecting through the communication, through your body language, rather I should say through your verbal or non-verbal communication. ठीक है? You can project formal or informal persona. You can be humorous or serious persona. You can project confident or nervous persona. You can project sincere or insincere persona. Or you can also project compassionate or rude persona. So persona can be different.
A personality, a person can have various personas depending upon the roles he or she is playing. Although our personality plays an important role in persona we project, but an effective speaker can project the persona depending upon occasion, event, purpose of speech, audience type and their interest. जैसे भी आपकी ऑडियंस होंगे, जैसा भी आपका ओकेजन होगा, ओकेजन जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आपके घर में किसी की शादी है, देन यू आर इन अ फेस्टिव पर्सना, यू आर एंजॉइंग, यू आर डांसिंग, यू आर सिंगिंग, you are actually doing all the bits. But again, if there is a formal event in your office, then you will have to, or you will be projecting a different type of persona, very enthusiastic but very formal, very creative, coming up with a lot of solutions and a lot many things, right? So these are the different type of personas which you can project. Creating a public persona is not a matter of falsifying who you are, it is a matter of projecting a more public aspect of yourself. Sometimes people actually misunderstand the persona as showing something which you are not. If you are not something and if you try to show it, then ultimately you are going to make a lot of mistakes. पर्सोना का मतलब ये नहीं है कि आप वो दिखाएं जो आप हैं ही नहीं. पर्सोना का मतलब ये होता है कि आप अपनी पर्सनालिटी का एक डिफरेंट कलर वहां पे दिखा रहे हैं, विच इज वेरी मच रेलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट, occasion, people or audience. The persona you project helps you make others have a perception you desire them to have. For example, आप अपने ऑडियंस को ये एक इंप्रेशन देना चाहते हैं कि the person who is speaking, it means I, who is speaking on the podium, is a very knowledgeable person and a person who is very confident in his topic. Then how would you do that? You can do it only by showing the confidence in your verbal and non-verbal projection. So persona वो चीज है जो आप अपने ऑडियंस को महसूस कराना चाहते हैं कि भाई ये इस बंदे को बहुत अच्छे से आता है. दिस इज रियली माई गो टू पर्सन. ऐसा तभी हो सकता है जब आप उस टाइप का पर्सोना अपने ऑडियंस को प्रोजेक्ट कराएं. द पर्सोना और इमेज यू प्रोजेक्ट वेरीज फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, बट ईच रिफ्लेक्ट्स द एस्पेक्ट ऑफ हु यू आर एज अ पर्सन. पर्सोना आपकी पर्सनैलिटी का ट्रू कलर होता है. That is not a false color. Sometimes people are able to show the false colors also, but again, the real persona is the true color. So persona आप कैसे represent करते हैं, आप अपने persona को कैसे project कर सकते हैं? There are various aspects. So for example, speaking rate can determine your persona, vocal variety, vocal projection, eye contact, kinesics, attire, credibility and vocabulary. एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे. Then we would come to know what exactly is the persona and how exactly we can project the desired persona. The speaking rate, the speed at which you are speaking is one aspect of your persona. जिस रेट से आप बोल रहे हैं वो आपके persona को define करता है. There is no single ideal speaking rate, rather your speaking rate should vary to fit the message. कभी कभी आपको तेज स्पीकिंग रेट की जरूरत पड़ती है, कभी कभी आपको धीरे स्पीकिंग रेट की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सीरियस मैटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो आप उसके बारे में धीरे धीरे, बहुत ही पॉइज और बहुत ही सीरियसनेस के साथ बात करेंगे. लेकिन अगर आप किसी कॉमेडी की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी नॉन सीरियस मैटर की बात कर रहे हैं या फिर सीधे इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, देन यू कैन सिंपली डिलीवर इट इन अ वेरी प्लेन टोन और अ वेरी इजी वे और वेरी रैपिड रेट. सो योर रेट शुड बी एबल टू वेरी, योर स्पीकिंग रेट शुड बी एबल टू वेरी. द प्रोजेक्शन और द पर्सोना विच यू वांट टू प्रोजेक्ट should commensurate with your speaking rate. Okay, so you may also vary your speed as you move from point to point to emphasize one item in particular. Audience are generally receptive to a speaking rate that is faster than the one uses in the casual conversation. अगर आप casual conversation में एक normal tone में बोलते हैं, तो जब आप public speaking वाली term में बात कर रहे हो या फिर public speaking portal पे बात कर रहे हो, तो उस समय थोड़ा सा अपना rate higher रखिएगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, but use power poses. Keep your speaking rate versatile and flexible. Make sure that your speaking rate is versatile and flexible. It means it can change according to the situation. You should not be hardbound to one specific speaking rate. According to the context, event, occasion, उसको आप change कर सकते हैं. Then comes your vocal variety. Now, what is the vocal variety? We should also pay attention to a vocal variety. Vocal variety refers to the variation in tone, rate, and pauses you use in speaking. जैसा कि मैंने आपको बोला, rate केवल vocal variety का एक पार्ट है, लेकिन tone, किस tone में आप बात कर रहे हैं, pauses, आप proper pauses जो है वहां पे use कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब आपकी vocal variety के केस में आते हैं. It is important to vary the way you speak so that you do not sound the same throughout your speech. जब आप अपनी स्पीच में बात कर रहे हैं तो उसमें रोबोटिक साउंड नहीं होना चाहिए. If you sound robotic, in that case what will happen? Your vocal variety will not be in place.
Vocal variety will keep your audience interest and it will help them stay focused on your topic. आपने कभी स्टोरी सुनाते हुए किसी को सुना है? अगर कोई बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता है तो उसकी वोकल वैरायटी बहुत डायनेमिक होती है। जैसे जैसे कोई सीरियस सीन आता है तो वो स्लो हो जाता है, जब कोई बहुत एंथुसियास्टिक एनर्जेटिक सीन आता है तो विल बिकम फास्ट। इन दिस वे योर वोकल वैरायटी शुड बी देयर। यू कैन ऑल्सो यूज वोकल वैरायटी टू ब्रिंग अटेंशन टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। Now, अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अटेंशन लाना चाहते हैं अपने ऑडियंस का, देन अगेन वोकल वैरायटी कैन बी वेरी हेल्पफुल. If you use strategic pauses, for example, you can guide your audience attention to specific points you wish to emphasize. Slowing down your speaking rate can also capture your audience attention and focus them on a particular point. जब कोई स्टोरी टेलिंग करता है या कोई स्टोरी सुना रहा होता है, तो जैसे ही उनको किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कोई एम्फेसाइज करना होता है, देन दे स्लो डाउन very much in order to focus on that specific point. This is called the vocal variety. Okay, I hope you understand what I'm saying. Now number 3 is the vocal projection. Vocal projection का मतलब ये है कि आपकी जो आवाज है वो आपके ऑडियंस तक पहुंच भी पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है. So projection should be appropriate. Speak loudly enough so that your audience can hear you. Speak louder than if you're speaking in a small room. अगर आप छोटे रूम में बोल रहे हैं तो आप जो है एक क्या कहते हैं आसानी से बात कर सकते हैं, आपके ऑडियंस तक आपकी आवाज आसानी तक पहुंच सकती है, आपको माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप बड़े रूम में, ऑडिटोरियम में या हॉल में बात कर रहे हैं, देन यूज माइक्रोफोन सो दैट योर वॉइस शुड बी reaching your audience in a proper way. Projection is very important. वरना जो आप बताना चाह रहे हैं वो पहुंचेगा ही नहीं ऑडियंस तक, and audience will be very much distracted. Eye contact very very important. Now जब बहुत सारे लोग होते हैं तब आप eye contact कैसे maintain करते हैं? Eye contact can be maintained by looking at one person's, or you can say looking into the eyes of one person while you're making one statement, then going to another one, then going to another one, and in this way you can actually keep on making the eye contact. It's a very very important aspect of your communication. Then comes your kinesics. Kinesics is basically the gestures and the movement, or rather I should say the body language. Okay, आप अपनी बॉडी को किस तरीके से कैरी करते हैं, कॉन्फिडेंट वे में कैरी करते हैं, आपके हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आप अपनी लेग्स को शेक तो नहीं कर रहे हैं, आप यू शुड नॉट स्विंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या आप स्टेज का पूरा यूज कर पा रहे हैं, आपका जो अटायर है या फिर आपकी जो क्लोथ्स हैं, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल इन दैम. सो ये सारी जो चीजें हैं ये काइनेसिक्स का पार्ट होते हैं. ठीक है, तो योर काइनेसिक्स शुड ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंटली कंसीडर्ड ओवर देयर. डू नॉट स्टैंड स्टिफली बिहाइंड अ पोडियम. कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो पोडियम के पीछे खड़े होकर बात करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए इफ यू रियली वांट टू प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस एंड पर्सोना. And then practice your speech, that will always help. Attire means your dress. Your attire establish part of your credibility before you even utter a single word. आपने देखा होगा कि जो आपका चीफ स्पीकर होता है या गेस्ट स्पीकर होता है, जनरली उसको देख के ही आपको समझ में आ जाता है कि यही चीफ गेस्ट है. कैसे? Because they always attire themselves, they always dress themselves in such a particular and such a sharp way that you can just look at them and understand, oh, this person is something. So in the same way, जब भी कभी आप बोलने जा रहे हैं, कहीं पे भी स्पीच डिलीवर करने जा रहे हैं, your speech matters later, but first your attire comes in, like in view of all the audience. आपको देख के ही उनको समझ में आ जाता है. आधी जो half of the credibility can be just decided by your attire only, right? So your attire plays a very very important role. Your attire projects your image and makes your audience interested in listening to you. अगर आप एक shabby clothes में कुछ लोगों के सामने बोल रहे हैं, they will not be interested in listening to you. But if you are sharply dressed and if you are particularly properly dressed, people will listen to you. Okay? Always dress up sharply according to the event and occasion. Formals, semi-formals and casuals, 3 तरह के attire होते हैं. Generally formals को हमेशा prefer किया जाता है जब भी कभी आप प्रोफेशनल या फिर फॉर्मल इवेंट्स की बात कर रहे होते हैं. और अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे फॉर्मल्स पहनने हैं, सेमी फॉर्मल्स पहनने हैं, कैजुअल पहनने हैं, ऑलवेज गो फॉर फॉर्मल्स. फॉर्मल्स कैन नेवर फेल यू. ओके, क्रेडिबिलिटी इज द नेक्स्ट पार्ट. तो क्रेडिबिलिटी मतलब अ स्पीकर्स क्रेडिबिलिटी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय 2 मेजर फैक्टर्स, कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर. आपका कॉम्पिटेंस और आपका कैरेक्टर ये आपकी क्रेडिबिलिटी को डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज ये आपकी कॉम्पिटेंस को डिफाइन करती है. और कैरेक्टर क्या होता है? हाउ द ऑडियंस व्यू और कंसर्न फॉर देम सिंसेरिटी एंड ट्रस्टवर्थीनेस.
एवरी स्पीकर नीड्स टू स्टेब्लिश हिज क्रेडिबिलिटी बिफोर स्पीकिंग। जब आप बोलने जा रहे हैं, अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टेब्लिश करने में नाकाम रहते हैं, then most of the times your speech will be a failure. So make sure that you are able to deliver or you are able to establish your credibility. Only then people will listen to you. ठीक है? In order to establish credibility, explain your audience why you are qualified to speak on the topic. उनको बताइए कि आप इस टॉपिक के बारे में क्यों बोल रहे हैं, या फिर आप एक्सपर्ट हैं तो किस चीज के एक्सपर्ट हैं. Establish common ground with your audience. Make sure कि आप उनके साथ एक रेपो बिल्डिंग कर रहे हैं, आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं. And then deliver your speech fluently, expressively and with confidence. आपकी स्पीच के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ठीक है? And number 8 is your vocabulary. The vocabulary you use in your communication reflects your command over the topic and competence. किस तरह की vocabulary आप use करते हैं. अगर आप एक बहुत ही normal और बहुत ही simple type की vocabulary use करते हैं, then you are might be a good speaker but not be a very impactful speaker. But if you are speaking in a very fluent and very you can say like very impactful manner, if you really want to do that, then your vocabulary should come handy. Your vocabulary should be very impactful. For example, let's talk about Shashi Tharoor. When he speaks with credibility. So vocabulary बहुत important role play करती है. Again, positive focused and contextual vocabulary should be used. Positive होनी चाहिए, contextual मतलब context से related होनी चाहिए, और focused होनी चाहिए केवल उसी topic के ऊपर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. Use moderately advanced, positive and impactful vocabulary to get your message through with impact. Once again, if you have not subscribed, I would request you to please subscribe the channel so that you can keep on being notified and you can actually get all the notifications related to the videos being posted on the channel. And last but not least, practicing speech. One of the most effective strategies in public speaking is practice. If you do not practice, forget about everything. Make sure that you are practicing as much as possible, 10 times, 20 times, 30 times, as much as possible, because no number is more. If you are practicing 20 times, you are becoming better. If you are practicing 30 times, you are even becoming better. So practicing is very important. Practice in front of mirror, practice in front of people, practice in front of friends and family members. Seek some feedback, seek some suggestions so that you can actually improve upon. Be sure to maintain eye contact with your audience. Of course, it's a very much emphasized point which I've already discussed many times. You may want to change the way that the phrase particular point each time you practice and try out different ways of stating and describing some topic. It means when you keep on practicing, guys, you will come up with different ideas how to deliver that speech, and this will definitely give you an extra edge. By practicing, you help to refine your presentation, and then help you overcome nervousness. Make sure that your speech meets the required time limit. And it also helps you project your natural non-verbal gestures. So practice आपके हर aspect को improve करने में आपकी मदद करती है. Ask them to comment on your gestures and movement. आपके जो friends या आपके जो audience हैं, जो demo audience हैं, जिनके सामने आप अपनी presentation दे रहे हैं, उनसे feedback मांगिए, उनसे suggestions मांगिए, और उन suggestions को अपने जो speech है उसमें incorporate करने की कोशिश कीजिए. Each time you practice a speech, you can focus on a different aspect and make sure to time yourself when you're practicing your speech. Your goal should not be memorized. Make sure आप कितना भी practice कर लें, लेकिन आपका goal जो है वो speech को memorize करने के ऊपर नहीं होना चाहिए. Memorization occurs itself when you keep on practicing. Okay? Focus on delivering a presentation that is enthusiastic, vibrant and engaging. Each time you practice, you may come out with a different phrasing, different wording, different movement and so on. When you give your speech, yet another version may appear, but this time it may likely be a version of your comfortable presenting. जब आप काफी बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो एंड में आप देखेंगे कि आपकी जो स्पीच है वो ओरिजिनल स्पीच से बिल्कुल डिफरेंट है, बट इट इज वेरी इम्पैक्टफुल because you come up with a lot of you can say positive and lot of intuitive ideas into the play. Successful speech delivery. Successful speech delivery is the product of careful negotiation between you and the society at large. हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एक सक्सेसफुल स्पीच डिलीवरी करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने ऑडियंस के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं. इन ऑर्डर टू नेगोशिएट प्रॉपर्ली यू नीड 3 एस्पेक्ट्स. नंबर 1 ईथोस, नंबर 2 पैथोस एंड नंबर 3 लोगोस. आइए इनके बारे में डिस्कशन करते हैं. ईथोस इज ऑल अबाउट एस्टेब्लिशिंग योर क्रेडिबिलिटी एज अ स्पीकर. आप अपनी क्रेडिबिलिटी को किस तरीके से स्टैब्लिश करते हैं, वही आपका ईथोस कहलाता है. ईथोस इज व्हेन अ स्पीकर और राइटर अपील्स टू देयर अथॉरिटी एज अ मींस ऑफ परसुएशन.
जब आप परसुएड करते हैं अपने ऑडियंस को, तो वो आपका ईथोस वहां पे आपका मेन रोल प्ले करता है. They use words to convince the audience of their reputation, virtue, intelligence or even the professional qualification. यानी आप अपने ऑडियंस को उन अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, अपनी कॉम्पिटेंस के बारे में, अपनी रेपुटेशन और वर्च्यू के बारे में आप उनको रियलाइज कराते हैं कि द पर्सन हु इज स्पीकिंग ऑन द स्टेज राइट नाउ इज क्रेडिबल एंड यू कैन रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन. This way the audience is more inclined to believe in the argument presented. अगर आप अपनी ethos को यानी अपनी credibility को establish करने में successful हो पाते हैं, then around 1/3 of the part of your speech is successful because your audience will be believing or will be taking you seriously while listening to you. Number 2 is pathos. Pathos is the act of evoking emotions in the audience or readers in order to persuade. जब आप किसी को persuade करना चाहते हैं, then emotional content is always at play. Emotions always play the big role in persuading anybody. So if you are able to evoke emotions in your audience by storytelling or by any other aspect, then you are considered to be putting that pathos in your speech delivery. The speaker or writer use words to manipulate people into feeling empathy, desire, anger, joy and virtually any emotion. यानी जो स्पीकर्स होते हैं वो ऐसे वर्ड्स या ऐसी वोकैबुलरी यूज करते हैं जिससे कि वो इमोशंस को जनरेट कर पाए. टू डू सो दे नीड टू अंडरस्टैंड हु दे आर टॉकिंग टू एंड द ग्रेटर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट क्वाइट वेल. यानी आपको अपनी ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप पैथोस को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. Then comes your logos. Logos means logos is the act of appealing to the logic of the audience and readers. Logos का मतलब ये है कि जो लोग या जो ऑडियंस आपके सुन रहे हैं उनकी जो साइंटिफिक या लॉजिकल साइड है आप उसको क्वेंच कर पा रहे हैं, आप उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं. इसके लिए आपको जनरली स्टैटिस्टिक्स यूज करना होता है, डेटा यूज करना होता है, नंबर्स यूज करने होते हैं, so that you can make them rely upon you. Ethos or pathos is very important, but again, logos is also very, very important. The speaker's or writer's effort is focused on rational validity of the argument proposed. This comes together with the use of facts. आप facts use करें, data use करें, statistics use करें और other logical demonstrations आप use करें, जिससे कि आप लोगों के आप जो आपके audience हैं उनके जो इस तरह की logical side है उसको आप satisfy कर पाएं. Summary of a speech delivery. स्पीच डिलीवरी टॉपिक की जो फाइनल समरी है, दीज आर द लास्ट 1 or 2 स्लाइड्स. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पूरी स्पीच डिलीवरी वाले टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया. स्पीच डिलीवरी रेफर्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्पीच यू हैव रिसर्च्ड, ऑर्गेनाइज्ड, आउटलाइंड एंड प्रैक्टिस्ड. नंबर 2, देयर आर 8 की एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है. ओवरकमिंग एंजाइटी, सेटिंग द टोन, लैंग्वेज एंड स्टाइल, विजुअल एड्स, टाइम, डिलीवरी मेथड, प्रोजेक्टिंग पर्सोना एंड प्रैक्टिसिंग एन एक्शन. इन सब के बारे में हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. द फैक्टर्स टू डिलीवर अ पर्सुएसिव एंड इंपैक्टफुल स्पीच आर ethos, pathos एंड logos. ये भी हमने बिल्कुल अभी डिस्कस किया है. So once again, if you have not subscribed the channel, my dear students, I request you to please subscribe the channel so that you can keep on getting the notifications of all the videos of this specific series and also of all other specific important series such as vocabulary development, spoken English, communication skills, public speaking, group discussion, interview skills. All these skills will be covered in the Prime Skills catalog. So make sure that you are subscribing to our channel and you are also joining at, us at WhatsApp and Telegram channel so that all the content can be delivered to you in an easy and hassle-less way. Okay? If there is any doubt, WhatsApp और Telegram चैनल को ज्वाइन करने का एक और आपको फायदा होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप WhatsApp या Telegram के थ्रू डायरेक्टली मुझसे लिंक हो सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे आप 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं. एंड आई नेवर हेजिटेट इन आंसरिंग एंड रिप्लाइंग माई स्टूडेंट्स. यू कैन आस्क अदर पीपल ऑल्सो. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को या अपने जो भी कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आई ऑलवेज ट्राई टू रिवर्ट बैक. ओके, थैंक यू सो मच अगेन. Thank you so much for listening to me carefully. If there is any suggestion or feedback you would like to give me, please make sure that you are actually putting it into the suggestion or description, in a comment box. Also, if you feel that you really want to summarize what you have learned out of this entire session, make sure that you are pointing out the key points in the comment box only so that other people can read your comment box and they can like your comment and then finally they can actually be benefited. Thank you so much again, guys. All the very best for your exams. Study well. And this lecture is not only for exam. This is for practical life also. Thank you so much. See you in the next lecture again.